थॉरैक्स में लंग होता है। लंग्स, हमारा जो थॉरैक्स है उसमें दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग, एक लेफ़्ट लंग। राइट लंग और लेफ़्ट लंग के दरमियान में मीडियास्टिनम होती है। मीडियास्टिनम कुछ भी नहीं है, एक स्पेस है जो थॉरैक्स के ऑर्गन्स के दरमियान में होती है, स्टर्नम के पीछे। और ट्रैकिया, जो कि सीस ट्रैकिया जो है हमारा, वो T4 वर्टिब्रा के लेवल पर, जिसे हम करीना भी कहते हैं, वहाँ पे ये दो ब्रोंकस में डिवाइड होता है। दो ब्रोंकस, एक ब्रोंकस राइट लंग में जाएगा और एक ब्रोंकस लेफ़्ट लंग में जाएगा। लेकिन जो ब्रोंकस राइट लंग में जाएगा वो सब डिवाइड होगा एपी आर्टीरियल ब्रोंकस में और हिपार्टीरियल ब्रोंकस में। यानी जो राइट लंग को ब्रोंकस जाएगा वो दो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा, जबकि जो लेफ़्ट साइड वाला लंग है हमारा, वहाँ पे सिर्फ एक ब्रोंकस जाएगा, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकस ही कहेंगे। अब डिफरेंस, एक पहला डिफरेंस ये हो गया दोनों लंग्स में कि राइट लंग में दो ब्रोंकस और लेफ़्ट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकस। जबकि राइट, एक और डिफरेंस है जो कि राइट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकल आर्टरी होती है, जबकि लेफ़्ट लंग में दो ब्रोंकल आर्टरीज होंगी। राइट लंग में दो ब्रोंकस हैं, एपी आर्टीरियल और हिपार्टीरियल, लेकिन सिर्फ एक ब्रोंकल आर्टरी है। जबकि लेफ़्ट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, लेकिन दो आर्टरीज हैं, ब्रोंकल आर्टरीज दो हैं। ये दो डिफरेंसेस हैं दोनों लंग्स में। उसके बाद जो हमारा लंग है उसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो कोनिकल शेप्ड होता है, कोन शेप में कोनिकल शेप्ड होता है। कवर होता है ये विसरल प्लूरा से, दो प्लूरल होते हैं जो जिसने लंग्स को कवर किया होता है। एक होता है पेराइटल प्लूरा, ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे होती है विसरल प्लूरा जो कि बिल्कुल लंग के ऊपर होता है। लंग के ऊपर विसरल प्लूरा के ऊपर पेराइटल प्लूरा। उसके बाद जो लंग्स हैं ये फ्री होते हैं सिवाय एक जगह से, और वो जगह है रूट। रूट जो है वो मीडियास्टिनम के साथ कनेक्ट होती है। मीडियास्टिनम, जो कि पहले बताया, स्पेस होती है दोनों लंग्स के दरमियान में। जो मीडियास्टिनल प्लूरा होता है ना, मीडियास्टिनम का भी प्लूरा होगा, मीडियास्टिनल प्लूरा जो है उससे कनेक्ट होती है रूट दोनों तरफ से लंग्स की, मीडियास्टिनम वाली साइड से। बस ये याद रखना है। लंग्स का जो एपेक्स है, एक और लंग्स का जो एपेक्स है, ये लंग्स का एपेक्स है। ये लंग्स का एपेक्स जो है ये रेडिएट करता है ऊपर की तरफ, क्लेविकल से सिर्फ 1 इंच ये ऊपर होता है। क्लेविकल से सिर्फ 1 इंच ये लंग का एपेक्स ऊपर होगा। उसके बाद बेस इसकी देखें तो बेस इसकी कनकेव होती है और ये डायफ्राम के ऊपर होता है। बिल्कुल डायफ्राम है उसके ऊपर ये सिट करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर बैठा हुआ होता है लंग्स की बेस। और इसकी रूट देखें तो रूट पे इसके ट्यूबुलर शीट ऑफ प्लूरा होता है, जो मैंने पहले बताया मीडियास्टिनल प्लूरा से ज्वाइन करता है। उसके बाद जो ये बताया हुआ है पूरा रूट कैसे डिवाइड होता है, आप पता ही है। लैरिंक्स के बाद C7 की जो स्पेस है वहाँ पे C7 जो वर्टिब्रा है उसके बाद से ट्रैकिया शुरू होगा और एंड होगा T4 पे, करीना। ये T4 का लेवल है। यहाँ T4 के लेवल पे, जिसे करीना भी कहते हैं, यहाँ से लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। जबकि जो लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस है वो सीधा लंग में जाएगा, जबकि राइट प्राइमरी ब्रोंकस लंग की तरफ जाते हुए बाइफरकेट करेगा, दो और डिवाइड करेगा एपी आर्टीरियल ब्रोंकस में, जो कि ये बताया था, एपी आर्टीरियल ब्रोंकस में और हिपार्टीरियल ब्रोंकस में राइट साइड पे। अब दोनों, ये मैंने एक साइड का बताया, लेकिन सेकंड पे भी यही होगा। पहले से जो हमारा ब्रोंकस है वो सब डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोबर ब्रोंकस भी कहते हैं, लोब्यूल नहीं, लोबर ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोबर ब्रोंकस कहते हैं, जबकि लोबर ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा टर्मिनल और टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकस में। सेगमेंटल ब्रोंकस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो टर्शियरी ब्रोंकस होंगे, टर्शियरी वो सेगमेंटल ब्रोंकस होंगे। सेगमेंटल ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स देंगी, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है आगे लोब्यूल देंगी। अभी
लोबर क्या था, सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोबर ब्रोंकस कहते हैं, लेकिन लोब्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है। एक लोब्यूल 2 से 11 एल्वोलाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एक लोब्यूल के अंदर 2 से 11 एल्वोलाई होते हैं एल्वोलर सैक के अंदर। क्या एक लोब्यूल है, इस तरह का समझ लें, एक लोब्यूल है, उस लोब्यूल के अंदर 2 से 11 एल्वोलाई होंगे और एल्वोलर सैक होगा। अब जो हमने टर्शरी की बात की थी, टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस, उसे हम ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट भी कहते हैं। ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर लंग में एक लंग है, उसमें एक डिज़ीज़ हो जाती है उस लंग में, तो वो पूरे लंग्स को कवर नहीं अगर करती डिज़ीज़, खुदा ना खास्ता पूरे लंग को नहीं कवर करेगी, एक पोर्शन में हुई है, तो वो पोर्शन हम कैसे पता लगाएंगे? सेगमेंट के ज़रिए। क्यों? क्योंकि वो उस हमसे उसी सेगमेंट को निकालेंगे। तो ये ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट है, फिर हम उसी सेगमेंट को निकाल देते हैं जिसके अंदर डिजीज़ हुई होती है और पूरा लंग बच। ये है ब्लड सप्लाई है लंग्स की। लंग्स की 2 तरह की ब्लड सप्लाई होती है, एक नॉन रेस्पिरेटरी और एक रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी वो लंग ब्लड सप्लाई होगी जिसके अंदर सिर्फ लंग के टिश्यूज़ को ब्लड जाएगा जैसे दूसरे पार्ट्स की तरह, जबकि रेस्पिरेटरी होगी जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट हार्ट में जाएगा। सही है। नॉन रेस्पिरेटरी सर्किट में 2 आर्टरीज जाती हैं। राइट वाली साइड जो आपको पहले बताया था, 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है, एक ब्रोंकियल आर्टरी होगी, और जो क्या कहते हैं लेफ्ट वाली साइड पे 2 जो हैं वो ब्रोंकियल आर्टरीज होंगी। जो ब्रोंकियल वेन्स होंगी वो दोनों ड्रेन करेंगी लेफ्ट हार्ट वाली साइड की हेमीजाइगस और एजाइगस वेन में। जो एसेसरी जाइगस में करेगी लेफ्ट वाली साइड पे और एजाइगस में करेगी राइट वाली साइड पर। हेमीजाइगस और एजाइगस वेन याद रखना कि इसके अंदर ड्रेन करेगी। जो एक ब्रोंकियल आर्टरी राइट लंग वाली साइड पे, राइट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकियल आर्टरी जाएगी और वो तीसरी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी यानी 3rd वर्टिब्रास वाली साइड से तीसरी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो निकलती है उससे वो एक ब्रोंकियल आर्टरी बनेगी जो राइट लंग वाली साइड पे जाएगी। जबकि लेफ्ट वाली साइड पे 2 होती हैं, 2 आर्टरीज होंगी, 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होंगी लेफ्ट लंग में, तो वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल से जाएंगी, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के और लोअर साइड ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस, जो लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में आ रहा है उसके नीचे से वो दोनों आर्टरीज जाएंगी। और जो इनकी वेन्स होंगी वो दोनों अब रेस्पिरेटरी सेगमेंट, जो हर रेस्पिरेटरी सेगमेंट जो है सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो 2 लेफ्ट साइड की राइट वेंट्रिकल से जो 2 पल्मनरी आर्टरीज निकलेंगी वो आगे सब डिवाइड होती जाएंगी इन सेगमेंट्स में, 10 सेगमेंट्स में इधर, और लेफ्ट वाली साइड पे 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी। वो आगे सेगमेंटल आर्टरीज जाएंगी फर्दर। तो कैपिलरीज से जो वेन्स के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो 4 वेन्स, एक लंग 2 वेन पल्मनरी वेन देगा, हर एक लंग 2 पल्मनरी वेन देगा, जो कि पल्मनरी वेन जो है वो लेफ्ट साइड। लिम्फ ड्रेनेज लिम्फ सप्लाई जो है लंग्स की वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप होती है। जो सुपरफिशियल होती है बिल्कुल विसरल प्लूरा के ऊपर होती है, और जो डीप होती है वो हाइलम, जो लंग्स का हाइलम है जहाँ सारी आर्टरीज वेन्स एंटर करती हैं, या वो हाइलम जहाँ से ब्रोंकस एंटर करता है उस वाली साइड पे डीप वाली साइड होती है। जो सुपरफिशियल प्लेक्सस है वो ड्रेन करेगा सारी लंग्स के सरफेस से। सुपरफिशियल प्लेक्सस जो है लंग के सरफेस से करेगा, हाइलम वाली साइड से करेगा, और यहाँ का जो लिम्फ होगा वो लेके जाएगा ब्रोंको पल्मनरी नोड्स में, ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट्स में नहीं, ब्रोंको पल्मनरी नोड से वो जाएगा ट्रैकियो ब्रोंकल नोड में, और ट्रैकियो ब्रोंकल नोड से ब्रोंको मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में, और जाके थोरैसिक डक्ट में जाके ड्रेन कर देगा। जबकि डीप प्लेक्सस अलॉन्ग विद द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकस आप लेफ्ट लंग और राइट लंग से जो ब्रोंकस जा रहे थे उसके इर्द गिर्द से वो वेन्स उस आर्टरीज लेगा, वहाँ से लिम्फ लेगा और उसे हाइलम के जरिए पास करेगा पल्मनरी नोड में। कौन सा? ब्रोंको पल्मनरी नोड्स। फिर वो भी सेम ट्रैकियल इसी पैथ को फॉलो करेंगे, ट्रैकियो ब्रोंकल नोड एंड ब्रोंको मीडियास्टिनल नोड जो नोड होगा। एक ही चीज़ है, 2 नोड्स हैं, सुपरफिशियल प्लेक्सस के नोड्स हैं। प्लेक्सस मतलब नोड्स, ज़्यादा से नोड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और लिंक्ड होते हैं, तो उसे कहते हैं प्लेक्सस। सुपरफिशियल प्लेक्सस और डीप प्लेक्सस दोनों के जो लिम्फ होंगे पहले वो जाएंगे ब्रोंको पल्मनरी नोड में, ब्रोंको पल्मनरी नोड से ट्रैकियो ब्रोंकल नोड में, और ट्रैकियो ब्रोंकल नोड से ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक में। अगली है लंग्स की नर्व सप्लाई। जो ब्लड पहले सबसे पहले लंग हर ऑर्गन का एक ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन की, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई पढ़ ली। नर्व सप्लाई में
जो होगी एक सिंपथेटिक नर्व्स होंगी और एक पैरासिम्पथेटिक। दो पेयर होता है, एक सिंपथेटिक का पेयर होता है, एक पैरासिम्पथेटिक का होता है। सिंपथेटिक नर्व्स क्या करेंगी, ब्रोंको डायलेशन करवाएंगी, ब्रोंकस को डायलेट करवाएंगी और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगी। दो फंक्शन हैं, ब्रोंकस को करवाएंगी डायलेट, वेसल्स को करवाएंगी कंस्ट्रिक्ट। और ये 2 से 5 सिंपथेटिक गैंग्लियन से निकलती है। जबकि पैरासिम्पथेटिक का ऑपोजिट होता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती हैं और वेजो डायलेशन करवाती हैं। और ये पैरासिम्पथेटिक नर्व तब एक्टिवेट अगर होती है, इसका पता तब लगता है एलर्जिक रिएक्शंस में पैरासिम्पथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है। किससे, वेगस नर्व से, जो ब्रेन वाली साइड से नर्व आ रही होती है, वेगस नर्व। इस वेगस उसके अलावा पल्मनरी प्लेक्सस, इन दोनों को हम पल्मनरी प्लेक्सस कहते हैं। और ये दोनों सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये बॉडी के कंट्रोल में खुद हम बॉडी रेगुलेट करती है कि कब हमें सिंपथेटिक नर्व जो कि नॉर्मल कंडीशन में होती है और कब पैरासिम्पथेटिक नर्व्स ने एक्टिवेट होना है। दोनों नॉर्मल है, दोनों एक टाइम पे सिंपथेटिक नर्व्स एक्टिव होती है जिसमें ब्रोंकस डायलेट हो रहा है और वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। लेकिन दूसरे में पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होता है और उल्टा होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और वेजो डायलेशन हो जाती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सारा पिछला एफएससी वाला है जिसके अंदर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, तो कैसे डायफ्राम वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और असेस करती है हमारी मसल्स और रिब्स। लेकिन 2 चीज़ें इसमें दी हुई हैं, एब्डोमिनल टाइप रेस्पिरेशन और थोरैसिक टाइप रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल टाइप रेस्पिरेशन एक बेबी में होती है, उसके अंदर रिब्स हॉरिजॉन्टली मूव जो है वो नहीं करता, जबकि वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है डायाफ्राम पे। डायाफ्राम जो है आपका कंट्रैक्ट करेगा, लंग्स थोड़े से डायलेट करेंगे और क्या कहते हैं, ब्लड अंदर आएगा, हवा अंदर आएगी और रेगुलेशन होगी सारी। इसमें रिब्स का कोई काम नहीं, रिब्स हॉरिजॉन्टल रहती है, मूव नहीं करती एब्डोमिनल टाइप में। लेकिन थोरैसिक टाइप रेस्पिरेशन में उल्टा होगा। थोरैसिक टाइप रेस्पिरेशन आफ्टर 2 साल के बाद, जब बच्चा 2 साल का होता है उसके बाद, या फीमेल्स में ज़्यादातर डायाफ्राम मूव नहीं करता। डायाफ्राम मूव इसलिए यूरोजेनिटल जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी वजह से डायाफ्राम बहुत मुश्किल से मूव कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो 2 साल से ऊपर बच्चे होते हैं या जो फीमेल्स होती हैं वो सारा का सारा रिले कर रहा था थोरैसिक केज में। थोरैसिक केज जो है वो जब वो रिलैक्स करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो इंस्पायरेशन होगी और नीचे करेगा तो एक्सपायरेशन होगी, वो सारा एफएससी होगा। अगली है लंग्स की नर्व सप्लाई। जो ब्लड पहले सबसे पहले लंग हर ऑर्गन का एक ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन की, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई पढ़ ली। नर्व सप्लाई में जो होगी एक सिंपथेटिक नर्व्स होंगी और एक पैरासिम्पथेटिक। 2 पेयर होता है, एक सिंपथेटिक का पेयर होता है, एक पैरासिम्पथेटिक का होता है। सिंपथेटिक नर्व्स क्या करेंगी, ब्रोंको डायलेशन करवाएंगी, ब्रोंकस को डायलेट करवाएंगी और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगी। 2 फंक्शन हैं, ब्रोंकस को करवाएंगी डायलेट, वेसल्स को करवाएंगी कंस्ट्रिक्ट। और ये 2 से 5 सिंपथेटिक गैंग्लियन से निकलती है। जबकि पैरासिम्पथेटिक का ऑपोजिट होता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती हैं और वेजो डायलेशन करवाती हैं। और ये पैरासिम्पथेटिक नर्व तब एक्टिवेट अगर होती है, इसका पता तब लगता है एलर्जिक रिएक्शंस में पैरासिम्पथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है। किससे, वेगस नर्व से, जो ब्रेन वाली साइड से नर्व आ रही होती है, वेगस नर्व। इस वेगस उसके अलावा पल्मनरी प्लेक्सस, इन दोनों को हम पल्मनरी प्लेक्सस कहते हैं। और ये दोनों सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये बॉडी के कंट्रोल में खुद हम बॉडी रेगुलेट करती है कि कब हमें सिंपथेटिक नर्व जो कि नॉर्मल कंडीशन में होती है और कब पैरासिम्पथेटिक नर्व्स ने एक्टिवेट होना है। दोनों नॉर्मल है, दोनों एक टाइम पे सिंपथेटिक नर्व्स एक्टिव होती है जिसमें ब्रोंकस डायलेट हो रहा होता है और वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। लेकिन दूसरे में पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होता है और उल्टा होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और वेजो डायलेशन हो जाती है। कुछ बेसिक्स है, जो हमारा लंग है उसकी सरफेसेस कितनी होती हैं। लंग्स की 3 सरफेसेस होती हैं। एक लंग की एंटीरियर सरफेस होती है, एक लंग की पोस्टीरियर सरफेस होती है और एक लंग की मीडियास्टिनल या मीडियल सरफेस होती है। ये हमारी फिजियोलॉजिकल सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, नॉर्मल जो हम कहेंगे। लेकिन जो हमारी हम एनाटॉमिकल कहेंगे, वो जो एंटीरियर सरफेस होगी वो हमारी कॉस्टल सरफेस होगी, क्योंकि लंग्स के आगे रिब्स होती हैं तो कॉस्टल सरफेस होगी एंटीरियर सरफेस। और जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वो होगी हमारी इसमें
पोस्टीरियर की जगह पे हमारी होगी डायफ्रैग्मेटिक, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस अगर एनाटॉमिक में हम नहीं देखते, पोस्टीरियर मतलब नीचे ऐसी लंग होता है ना, तो वो पोस्टीरियर नज़र आ रही होती है, इस तरह होता है, तो वो नीचे वाली साइड जो होती है वो डायफ्राम के ऊपर फॉल कर रही होती है। और जो मीडियल सरफेस है वो यहाँ पे मीडियल है, जिसे हम मीडियस्टिनल सरफेस कहते हैं। 3 सरफेस याद रखनी है, कॉस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ये सरफेसेस हैं। और अगर वैसे कहें एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस। राइट लंग, अब इसके बारे में स्पेसिफिकेशन है। राइट लंग जो है हमारा, क्योंकि इसके अंदर 10 हैवी क्यों है, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स ज़्यादा हैं, 10 सेगमेंट्स से हैवी है। और शॉर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कार्डियक नॉच नहीं है, कोई मसला, प्रॉपर एक लंग है। लेकिन और शॉर्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना जो हमारे डायाफ्राम होता है वो राइट लंग वाली साइड से ऐसे उठा हुआ होता है, तो वो लंग्स को थोड़ा शॉर्ट करता है। शॉर्ट लंग्स, राइट लंग हमारा शॉर्ट भी होगा, छोटा भी होगा, लेकिन हैवी भी होगा। जबकि इसके मुकाबले में जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग हमारा वो कार्डियक नॉच की वजह से उसका वॉल्यूम कम होगा। ये छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम पूरा आएगा, पूरा वॉल्यूम जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि 10 सेगमेंट्स हैं, हैवी है ना, 10 सेगमेंट्स हैं। 10 सेगमेंट्स में 10 आर्टरीज अलग अलग, हर की अपनी आर्टरी से ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो हैवी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जबकि लेफ्ट लंग में वॉल्यूम कम होगा, और क्यों, कार्डिक नॉच की वजह से वॉल्यूम कम होता है, कार्डिक नॉच वॉल्यूम कम कर देती है। और उसके अलावा वेट जो है लंग का 750 ग्राम से 600 ग्राम होता है वेट।